हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये है कि हम जिस रीजन में हम रहते हैं, यानी एशिया या साउथ एशिया आप जिसको कहते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है, बाकी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, उनके अपने नेबर्स हैं, हमारे भी हैं, हमारे 4 नेबर्स हैं। इनके हवाले से डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है इंडिया के, उनका एक स्टेटमेंट आया है चाइना के हवाले से कि बॉर्डर्स के ऊपर इक्विलिब्रियम यानी इक्वल एक लेवल यानी डिफेंस के हवाले से इससे टाइज अच्छी होंगी। अच्छा, वाकई ऐसा है। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हमने देखा हुआ है, माजी में भी और अब भी कोई खास ताल्लुक नहीं है, मतलब कम है, उस लेवल के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। बस कभी कभार कुछ हो गया, जिस तरह मोदी जी ने मुबारकबाद दे दी, हो सकता है कल को वो प्राइम मिनिस्टर बनने तो शहबाज शरीफ साहब उनको कंग्रेचुलेशन कहें फॉर द थर्ड टर्म। खैर एनीवे, चीजें चलती रहती हैं, हमारे दरमियान ही अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। चीन के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन क्या पाकिस्तान के हवाले से भी ऐसा कुछ है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, उन्होंने कर्नाटक में एक नेवल बेस का इनॉग्रेशन की है। क्या है इसके पीछे? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, कभी मिसाइल्स के हवाले से, नेवल बेसिस के हवाले से, फाइटर जेट्स के हवाले से। ये हो क्या रहा है? इस पे भी बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, पखर रागले आपको। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। एज यू सेड, यू आर अ फैमिली। बहुत शुक्रिया, आपको भी पखर रागले कहते हैं शो में। डॉक्टर साहब, स्टार्ट करेंगे। मतलब लाजमी सी बात है, इस रीजन में चीन भी एक बड़ी पावर जाना जाता है, इंडिया भी इज एमर्जिंग एमर्जिंग पावर और है इस वक्त दुनिया में एक, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों को होल्ड किया हुआ है और मजीद कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर, वैसे क्योंकि मैं आज देख रहा था कि साउथ कोरिया में मौजूद थे, लेकिन स्टेटमेंट्स उनकी आती रहती हैं। खैर, चाइना के हवाले से, चाइना पाकिस्तान, इंडिया में ज्यादा हम कंसर्न्स देखते हैं इन दोनों कंट्रीज के हवाले से, कभी कम, कभी पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा होते हैं, कभी चीन के हवाले, लेकिन देख रहे होते हैं। और इत्तेफाक है कि दोनों नेबर है, बल्कि तीनों आपस में नेबर है, तीनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर ये सारी चीजें, यानी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन पहले चीन की बात कर लेते हैं। तो इससे लेवल जो है यानी पावर का, वो बैलेंस हो रहा है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि टाइज अच्छी होंगी, वाकई इस चीज से अच्छी होंगी या इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? टाइज किसके साथ? चाइना के साथ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो तो चाइनीज एस्पिरेशन है ग्लोबल डोमिनेंस की, जी। इंडियन एस्पिरेशन है ग्लोबल गवर्नेंस की। राइट। डोमिनेंस और गवर्नेंस तो सेम चीज नहीं हो सकती, ठीक है जी ना। गवर्नेंस में आपको जो कमजोर होता है उसके भी साथ देना पड़ता है, जो मजबूत होता है उससे थोड़ी टैक्स लेकर के आप लोगों की हेल्प करते हैं, बट यू हैव टू टेक एवरीवन अलोंग। आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि जो आपसे गवर्न हो रहा है वो छोटा है, वो बड़ा है, वो इंफीरियर है या वो है। सो जो ग्लोबल गवर्नेंस है दुनिया की, जी उसमें इंडिया हैज अ रोल टू प्ले, एंड इंडिया हैज टू प्ले बाय द रूल्स। इंडिया कोई अपने मन से तो नहीं चलेगा ना, कि जो इंडिया कह देगा वही होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो हम एक इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। जैसे जो सी में हो रहा है उसके लिए अनक्लॉज के थ्रू चलिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, उसको फॉलो करें आप। जी कोई डिस्प्यूट अगर टेरिटोरियल है तो आप यूएन चार्टर में आए, सिक्योरिटी काउंसिल में आए, दूसरी जगहों पे और फोरम्स हैं उसको लाए। कोई ट्रेड का डिस्प्यूट है, डब्ल्यूटीओ में आ जाए, आपके खुद के मैकेनिज्म से वो कर ले। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, आप इक्सिट का सहारा लें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आप उसके लिए प्रोफॉर्म में जाए। फॉर एवरीथिंग फकर भाई, इंटरनेशनल लॉज तो मौजूद है फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया कोई स्पेशल है? जब ये लॉज बनते हैं तो सारी कंट्रीज बैठ करके डिसाइड करती है ना भाई, कि ये लॉ मंजूर है, इस पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, कुछ बात आपकी मानी जाती है, कुछ बात आपकी नहीं मानी जाती है, तथा सब साइन करते हैं, ट्रीटी के फॉर्म में लॉ आ जाता है, बात खत्म हो गई। मगर अब आप ये करो कि हम लॉ तो बनाएंगे, मगर लॉ मानेंगे नहीं,
लॉ वही है जो हम खड़े होके कह दे दुनिया में वही लॉ है। चाइना इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। China has to accept one thing, and perhaps China has accepted this thing, that India will grow. India will not be stopped anymore. आपने जल्दी शुरू कर ली डेन शॉपिंग के समय में 1979 में, हमने बहुत देर से शुरू किया 1991 में। तो 79 से लेकर के 1991 के बीच में 12 साल का अंतर होता है, और उस बीच में आप हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए। तो आज भी इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी में, फकर भाई अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो 5 टाइम्स का अंतर तो बिल्कुल है। ठीक है ना, हम अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन है, वो अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रिलियन के पास बैठे होंगे, 18-19 ट्रिलियन डॉलर के पास तो बैठे ही होंगे। तो ये कि भाई हम आपसे पीछे हैं, मगर वी विल कैच अप। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डिस्प्यूट्स को आप थ्रू दी फोर्स ऑफ मसल, कि हम यहाँ सेना भेज देंगे, वहां सेना भेज देंगे, उसकी जमीन को एक्वायर कर लेंगे, ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो फिर वो तो नहीं होगा। इसी को जयशंकर साहब ने कहा कि भाई इनकी आप सिर्फ डरा धमका करके काम नहीं करते। मैं उनको कोट करता हूँ, बड़ा अच्छा कहा उन्होंने उस थिंक टैंक में। उन्होंने कहा कि पावर्स राइज, पावर्स बनते हैं, पावर स्टैंड देयर ग्राउंड। पावर्स अपनी, यानी पावर्स मतलब देश, आप समझ लें, वो अपने ग्राउंड पे वो रहते हैं। जैसे इंडिया ने एक ले लिया कि भाई गलवान में आप घुस के आ गए हो, मगर वो इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया का हिस्सा है। पावर्स बिल्ड इक्विलिब्रियम। पावर्स खुद को तैयार करते हैं कि अगर आप बहुत पावरफुल हो तो हम आपके बराबर की पावर को पाने में सक्षम है। नॉट बाय फैंसी स्टेटमेंट। और ये सब किया जाता है कोई बड़े फैंसी स्टेटमेंट देने से कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, नहीं। या किसी डिबेट में बैठ करके, वो कह रहे हैं क्लेवर डिबेट्स, या किसी डिबेट में बैठ करके एक दूसरे को आउट आर्ग्यू करके ये सब चीजें नहीं हासिल की जाती है। वो कह रहे हैं इसको हासिल करना पड़ता है थ्रू द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस। आपको शासन चलाना पड़ता है, एक अच्छा गवर्नेंस देना पड़ता है, पुटिंग द रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है, सिस्टम को धक्का लगाना पड़ता है, और डिलीवर ऑन द ग्राउंड। आपको अगर आपके सैनिक को, सेना को अगर पहुंचाना है वहां पे क्या नाम है, गलवान में, तो आपको फिर उसके लिए फैसिलिटीज तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा बड़ी बड़ी बातें करने से कि सेना के लोग वहां पे अपने पेट के बल जाएंगे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, रोड चाहिए होगा, गाड़ियों में पेट्रोल चाहिए होगा, फिर वहां पे अगर स्टेशन है तो उनको खाना चाहिए होगा, उनको सस्टेन करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए होगा। ये तो मजाक से तो नहीं आ जाएगा कि हम चाइना को जी सबक सिखा देंगे। तो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग कि अगर चाइना को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। बट चाइना के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, और वो तब तक स्ट्रेन नहीं होंगे जब तक चाइना अपनी अभी जो पॉलिसी ऑफ ऑफस्केशन है कि क्लैरिटी नहीं रखनी है, सब कुछ ऐसे झुलमिल रखो, जब जरूरत आई तो एक इशू को उठा दिया, सामने आ गए कि भाई ये इशू तो कब से चल रहा है। इंडिया कह रहा है मिल बैठ के बैठिए, हम LAC को यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। वो बैठने ही नहीं चाहते। वो कभी 1890 की ट्रीटी ले आएंगे, कभी 1857 की ट्रीटी ले आएंगे, और अलग अलग ट्रीटी ला के बोलते हैं ये जी क्लेम है हमारा। सो ऐसे तो चीजें नहीं पड़ेंगी ना। तो अब अगर चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने हैं तो फिर पता तो हो ना कि किस चीज पे, कि हम आपके साथ ट्रेड कर लें, ट्रेड डेफिसिट भी कर लें। आप हमारे यहाँ $100 बिलियन का माल बेच दो, हम आपको खाली $30 बिलियन का माल बेचे, $70 का ट्रेड डेफिसिट करें, उसके बाद भी हमें ये नहीं पता चल रहा कि भैया ये जो LAC का बॉर्डर है उसका फ्यूचर स्टेटस क्या है। ऐसे तो चीजें नहीं चलेंगी। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि चाइना के साथ मिल बैठ के बात करना पड़ेगा, मगर अभी जो माहौल है वो कतई कंड्यूसिव नहीं है एक अच्छे रिलेशनशिप। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और चीन और इंडिया के दरमियान जंगें हुई हैं, 3-3, 4-4 जंगें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी मतलब 77 साल पार्टीशन को हो चुके हैं। इंडिया पहले था, अब भी है, लेकिन जब से पार्टीशन हुई है तो उसके बाद भी 77 ईयर्स गुजरे हैं। इसके बाद भी क्या इस रीजन में एक वो बैलेंस नहीं आ सका? बैलेंस का ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि जी अगर हिंदुस्तान के पास लेट्स सपोज 500 फाइटर जेट है तो पाकिस्तान के पास भी 500 फाइटर जेट, सो नो, वो बैलेंस नहीं कह रहा हूं। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वाला बैलेंस कह रहा हूं कि वो कहें ठीक है पाकिस्तान के पास 100 है, हमारे पास हो सकते 1000 हैं, या चीन के पास 1500 है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीन के पास 1500 है तो वो हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़ेगा, या पाकिस्तान कुछ और इस तरह की गड़बड़ी करेगा, या हिंदुस्तान से डरेगा कि यार उसके पास तो बड़ी ताकत है हमसे, कुछ ऐसा। ये चीज क्यों नहीं हो रही? इसका मेन क्या रीजन आपको नजर आता है? देखिए, उसका रीजन ये है कि जो भी वर्ल्ड बना वो यूरोपियन प्रिंसिपल से बना। ये सारे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो यूरोप में हुए ना। हम आप तो उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गए। आप अगर कई लोग जापान को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो कह ले। लेकिन ये कि एशिया में कई अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस रह गए,
और चूंकि जो पावर सेंटर है दुनिया का वो यूरोप से शिफ्ट होकर के अब एशिया में आ चुका है। यूरोप तो अब इमेटेरियल है फ्रॉम एवरी पॉइंट। यूरोप इज अ रिच कंट्री बट यूरोप इज नॉट दैट पावरफुल एज इट यूज्ड टू बी, चाइना के सामने या दूसरी और कंट्रीज के सामने। तो अमेरिका डेफिनेटली है, बट हम उसको यूरोप नहीं कह रहे। मेरे कहने का मतलब है कि देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट धीरे धीरे हो रहा है, और ये आने वाले कुछ समय में बहुत भयंकर शिफ्ट होगा ये। तो एक रशिया और अगर चाइना का कोई गठजोड़ बनता है तो वो वेस्ट उसको उसको संभालने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये जो आपने बात कही कि ये डिस्ट्रस्ट क्यों है, उस डिस्ट्रस्ट का कारण ये है फकर भाई कि एक तो ये कि हमें इन डिस्ट्रस्ट को रिजॉल्व करने का कभी मौका नहीं मिला। हम दूसरे के डिस्ट्रस्ट को रिजॉल्व कर रहे थे, हम यूरोपियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अपने घर में भी बैठ के हम यूरोपियंस की ही बातें करते थे। अब जब हमें मौका मिला कि हम अपनी रीजन की बात करें, भारत ने चाइना के लिए सब कुछ किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया जा सकता था उनके ट्रस्ट को जीतने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट उनको ऑफर की गई, उन्होंने कहा नहीं आप चाइना को दीजिए। तिब्बत वाले मैटर पे जवाहरलाल नेहरू जी से बोला गया कि तिब्बत इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि तिब्बतियन जो है दे फाइंड बुद्धिज्म एंड ऑल दैट मोर क्लोज टू इंडियन रादर देन चाइनीज, जो कि एक नॉन गॉड या कम्युनिज्म के पाथ पे जा चुके थे। माओ से तुंग का जो भी रिवोल्यूशन था उससे कोई वहां पे बहुत ज्यादा लोग सहमत नहीं थे। तिब्बत की बात करो, लेकिन नेहरू जी ने तिब्बत को माना, चाइना की वन चाइना की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, और तिब्बत जो कि हमारा पार्ट हो सकता था या एटलीस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री हो सकता था, तो बॉर्डर इंडिया और तिब्बत का होता, वो आज इंडिया और चाइना का बॉर्डर हो गया, बिकॉज हमने चाइना की सुजैनिटी कह लें या सोवरेनिटी कह लें, वो हमने तिब्बत के ऊपर एक्सेप्ट कर ली। अब और क्या कर सकते थे नेहरू जी? नेहरू जी वेंट आउट ऑफ द वे चाइना को प्लेकेट करने के लिए। 2 बार उनको ये सीट ऑफर हुई, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप चाइना के कंसर्न को देखिए, और चाइना ने 1962 में फाइनली अटैक कर दिया। पॉइंट ये कि चाइना जिस फिलॉसफी से चल रहा है उस फिलॉसफी में वो इंडिया को इस करंट फिलॉसफी में, बिकॉज चाइना ने भी अपने अपने रूट्स को तो काट ही दिया है ना। चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, बुद्धिज्म के रूट को नहीं मानना चाहता। अगर चाइना अपने बुद्धिज्म के रूट को मानेगा तो मैं मान ही नहीं सकता कि चाइना इंडिया को कभी अपना दुश्मन देखेगा। जैसे कोई पाकिस्तान का मुसलमान है, वो भले अरबों को गाली दे दे मगर वो अरब से दुश्मनी नहीं कर सकता, क्योंकि अरब से उसकी एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसका। उसी तरीके से हर बुद्धिस्ट का इंडिया से एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये एक वो इंडिया को एज अ लैंड ऑफ जिसे कह लीजिए नॉलेज देखता है ना। तो चाइना हैज डन एवरीथिंग टू कट द टाई ऑफ। उसके बाद वो एक डिस्ट्रस्ट की जो फिजा है वो उन्होंने पैदा की, पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज किया। उसके बाद देखिए नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियराइज किया, उनको न्यूक्लियर डिलीवरेबिलिटी के लिए या डिलीवरेंस के लिए उन्होंने उसको व्हीकल्स प्रोवाइड कराए। सेम चीज उन्होंने ये कहा। सो देवर अभी इंडिया ने वो एक मुंबई में एक शिप पकड़ा जिसमें डुअल यूज न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स पकड़े गए हैं। तो अभी भी आप इस तरीके के चीजों में इन्वॉल्व हो, और उसके बाद आप कहो कि भाई ट्रस्ट चाहिए। इंडिया का एक एक्शन बता दे कि आपने वियतनाम को न्यूक्लियराइज किया। हम कर सकते थे वियतनाम में न्यूक्लियर वेपन जाकर के खड़ा कर देते, और यही सारी शाड़पत का खेल, न्यूक्लियर स्मगलिंग और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का स्मगल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा खेल जो चाइना खेला वो हम नहीं खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते, पर हमने किया क्या? हमने नहीं किया। क्या हमने ताइवान को न्यूक्लियर वेपन दे दिए? क्या हमने तिब्बत में जाकर के फोमेंट करा एंटी चाइना मूवमेंट को? नहीं करा, जबकि हम तिब्बत में बड़े आराम से एंटी चाइना मूवमेंट को फोमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो आईटीबीपी एक फोर्स भी बनी हुई है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस उसको कहते हैं। पॉइंट ये है कि चाइना वांट्स टू रिवाइव सिल्क रोड जिसको वो कहते हैं, और इसमें वो इंडिया को एक ऑब्स्टेकल देखते थे, या अभी तक तो अब कम से कम ऑब्स्टेकल मानना पड़े। पहले तो वो कहते थे इंडिया मींस नथिंग, हम इनको क्रश करके आगे निकल जाएंगे। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट एज इजी एट लीस्ट अज्यूम्ड इट टू बी। सो इट्स नॉट अ केक वॉक, और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, नीदर इट्स गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने शिप की बात की, वैसे हमारे टॉपिक में वो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इत्तेफाक है कि मैं उस दौरान ट्रैवलिंग में था, तो इस वजह से हमारी बात नहीं हुई। लेकिन क्या इज इट मतलब हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल कहने का मेरा मतलब है कि आप किसी के शिप को पकड़ लें और कहें कि जिसके अंदर तो ये चीजें मतलब आप इसको लेके जा रहे थे, वो बेशक चीन करे, इंडिया करे, पाकिस्तान करे, वो कोई और कंट्री करे, तो
क्यों? मतलब इससे मजीद वो चीजें खराब नहीं हो रही? देखिए, अरेस्ट ऑफ द शी इंटरनेशनल लॉ में एक मेजर कंसर्न रहता है। जब आप शिप को अरेस्ट करते हैं तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, बिकॉज की जी शिप एक ह्यूमन तो है नहीं, उसको अरेस्ट करेंगे, फिर उसको रिलीज करना, उसके फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं, बहुत कुछ। जी मगर सारी दुनिया में ये भी है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना तो एक काम है ना। अगर मान लीजिए कल को कॉन्ट्राबैंड कोई सप्लाई कर रहा है, अब आपको न्यूक्लियर, भाई ये ट्रेड रूट का गवर्नेंस तो होना ही है ना, आप एकदम फ्री तो नहीं छोड़ देंगे। कौन क्या ले जाके बेच रहा है, कौन क्या ले जाके सामान किसको दे रहा है, यू हैव टू कीप एन आई। तो ये तो इनको टिप ऑफ मिला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे तो पता नहीं चला होगा, दे गॉट अ टिप ऑफ कि ये है, उसके बाद उन्होंने उसको कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू चेक किया और जो टिप ऑफ था वो सही पाया गया, फिर देन दे अरेस्टेड। तो अब ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉ। अगर मान लीजिए गलत अरेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो एडमिरलिटी लॉ के अंडर में जो जिसकी शिप है वो एक मुकदमा ला करके, और मेरे बिल्कुल वो इसको दे कैन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत में हेग में ले जा सकते हैं, हैम्बर्ग में ले जा सकते हैं। अगर लॉ ऑफ द सी का मैटर नहीं बनता, प्राइवेट मैटर बनता है, तो वो आकर के इंडिया के कोस्टल कोर्ट्स में जा करके वो इसको एडमिरल्टी कोर्ट्स जिनको कहते हैं उसमें कर सकते हैं, या अपनी कंट्री के कोर्ट्स में वो एक इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं। दे हैव लॉट ऑफ रेमेडीज। तो ये चूंकि माल्टा का रजिस्टर्ड है, बट फ्लैग माल्टा का था, मगर शिप चाइनीज है। तो अब हाँ ये बिल्कुल। देखिए वो लीगल एक्शन क्या लेते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए इस पे कुछ कहना तो मुश्किल होगा। बट फकर भाई, अगर आपका क्वेश्चन ये कि क्या पकड़ लेना चाहिए, भाई इवन पाकिस्तान को भी पकड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा शिप, मान लीजिए आपके यहाँ से निकल के कोई आप कुछ भी ले जाके बेच रहा है और पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, और उस शिप में आपको पता भी नहीं कि कौन क्या लेकर के जा रहा है, बिल ऑफ लेडिंग और ये सबसे आप चेक करके पता कर सकते हैं। तो रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना, कोई भी चीज अनरेगुलेटेड कैसे छोड़ सकते हैं हम? देयर मस्ट बी सम रेगुलेशन, नहीं तो लेकिन पायरेट का हो रेगुलेशन, जाएगा। डॉक्टर साहब रेगुलेशन क्या मतलब? मैं कहूँ जी, अच्छा मेरे उसके यहाँ से गुजर रहा है, पाकिस्तान के सी रूट से भी, मतलब पाकिस्तान के सी रूट का मतलब मेरा ये कि जो इंटरनेशनल वाटर्स है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ होते हुए जाते हैं, कल को यही काम चाइना गवादर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सी रूट है, वहां से वो पूंजी शुरू कर दे, वो कहेंगे जी कल तो इंडिया ने भी ये किया था, हमने भी ये कर दिया। तो ये एक और मसला नहीं हो जाएगा? जिस तरह मतलब ओसीज एक चीज कर रहे हैं, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा मतलब इंडिया के एक्शन से, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, ओसीज एक मतलब ग्रुप है, लेकिन वो मिसाइल हमले कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया के जहाजों को भी निशाना बनाया, इसराइल के भी, पाकिस्तान के भी, बल्कि दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को, तो फिर ये चीज वो वाली जो वो कहेंगे यार ये तो लेजिटिमेसी हमें मिल गई है, वो भी ये कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। नहीं, पायरेट्स के एक्शन को आप सॉवरेन एक्शन से तो नहीं चैलेंज कर सकते ना। पायरेट्स को तो आप किसी कोर्ट में बुक नहीं कर सकते। कंट्री टू कंट्री मतलब ये चीज शुरू हो जाती है, पाकिस्तान के यहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी मौजूद है, वो कल को ये इस तरह की कोई चीज शुरू कर दे। अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान एक इंडियन शिप को ब्लॉक कर दे या जी इंडियन शिप को अरेस्ट कर ले, जी ठीक है जी। ना, और अगर उसमें लेजिटिमेट माल नहीं है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में वेपन्स भिजवा रहा है ओके। टू क्रिएट अ फोमेंट डिस्कॉर्ड अगेंस्ट द नेशन, जी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फिर क्या करेंगे जी। आप? आप इसको ओपन छोड़ देंगे? ऐसे नहीं कर हम्म सकते आप। मान लीजिए कि हम आपके यहाँ पे ड्रग्स भिजवा रहे हैं आपकी यूथ को बर्बाद करने के लिए, हम्म क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपको ये पता है कि आपके यहाँ पे वो ड्रग्स डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मान लीजिए वो ड्रग्स वाया अफगानिस्तान आ रहा है, या वाया मान लीजिए ईरान आ रहा है, या वाया थर्ड कंट्री आ रहा है, हम्म। हम डायरेक्ट ना भेजे आपको। हमने कहा कि ओके। भैया ऐसा करो, ये ड्रग्स उतार दो तुम जाकर के श्रीलंका में, और हम्म श्रीलंका के में वहां पे है वो माफिया, वो पहुंचा देंगे पाकिस्तान तक, या नेपाल में पहुंचा दो, या कहीं भी हम्म। पहुंचा दो, और फिर वहां से वो थर्ड वर्ल्ड वार। तो अब आपको अगर पता चलता है तो आप उस रूट पे इंटरसेप्ट करके ऐसे चीजों को पकड़ सकते हैं ना, कि आपको पता है कि भाई इसका अल्टीमेट रूट यहाँ पे। हाँ, अगर ये गलत है देन यू हैव टू बी, यानी द कंट्री हैज टू बी रेडी फॉर द लीगल एक्शंस, ठीक है ना। मगर आप अनरेगुलेटेड तो फकर भाई नहीं छोड़ सकते। बीट पाकिस्तान, बीट इंडिया, बीट अमेरिका, हम्म। अरेस्ट होंगे। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ बहुत बार एक बार ऐसे केस होता है कि एक शिप आई, उसने क्या किया कि यहाँ पे माल उतारने की जगह बिना माल उतारे वो चला गया दूसरी जगह पे, और दूसरी जगह माल उतार के उसका माल लेकर के, मतलब दूसरे पार्टी का माल लेके जी वो जी। कहीं और चला गया। अब ये पार्टी क्या करेगी? तो जैसे ये शिप आया वापस से इंडियन शोर पे, इसको अरेस्ट कर लिया गया कि भाई इनका माल लो। तो दिस आर द पार्ट ऑफ द एडमिरल्टी लॉ। ये पावर्स होते हैं स्टेट के पास। अगर स्टेट ने जाति की है तो पहली बात तो आप लोकल कोर्ट्स में जाकर के दे सकते हैं, या आप अपने यहाँ के कोर्ट में जाकर के ये ऑर्डर ले सकते हो कि भाई ये है। जी। सो आई थिंक एडमिरल्टी लॉ इज अ वेरी एक्सटेंसिव लॉ। यूएन क्लॉज है, आप हैम्बर्ग में जा सकते हैं। अगर कोई ओके। गवर्नमेंट ने अपने पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल किया तो दे कैन बी गिवन अ वेरी हेफ्टी फाइन।
अच्छा, जो मैं मेरा एक चीज छोटी सी पूछूंगा इस हवाले से, फिर वो नेवल बेस के हवाले से बात करनी है आपसे। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन, वो मुझे कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगा तीनों कंट्रीज का, चीन, पाकिस्तान और इंडिया। इसका क्या रीजन आपको नजर आ रहा है? मतलब वो उस तरह का शोर नहीं मचा, क्या वजह है इसके पीछे? एक मतलब तो मैं होता है, जैसे नॉर्मली होता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर होता है, लेकिन इसके ऊपर मुझे उस तरह का रिएक्शन मुझे कम से कम नजर नहीं आया। इसकी क्या रीजन नजर आ रहा मे बी, अब देखिए एग्जैक्ट रीजन तो अब मैंने भी इसको फॉलो नहीं किया, मगर मैं जो ये कह रहा हूँ दादा फकर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बोथ द कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज वांटेड टू प्ले इट डाउन। पहला तो है? ये ओके। कि चाइना अगर इस बात को लड़ता भाई कि ये वो नहीं है जो आप कह रहे हो, तो जी, आइए ये इन्वॉल्व होता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो अथॉरिटी है, अ, बिल्कुल। उसका जी, जी, उसका रोल आता, फिर वो मामला इंटरनेशनल बनता, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन आते, और ये ऐसी ओके, चीज थी जो कि इंडिया के डॉक पे ही खड़ा था। तो इसकी इसकी जो इसका जो यूज है, इसका जो क्वालिटी है या जो कैरेक्टर है, उसको डिटरमाइन करना कि ये न्यूक्लियर वेपन में यूज होगा या नहीं होगा, ये तो मुश्किल से आधे घंटे का काम होता कि कोई भी एक्सपर्ट बिल्कुल आता, टेस्ट हो सकता। और वो उसको आइडेंटिफाई कर देता, वो एक रिपोर्ट दे देता, तो थिंग्स वुड हैव परहैप्स गॉन आउट ऑफ द हैंड। तो उसको हो सकता है कि नीचे से ये लोग आपस में कुछ सलटा रहे हो मामला, और इसको फाइन। इंटरनेशनल नहीं करना चाह रहे कि ये एक वो हो, तो परहैप्स बिल्कुल। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, बट आई डोंट नो व्हाई नो नो, हैव दे मैं प्लेड इट मैं डाउन। इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं क्योंकि वाकई में मुझे, क्योंकि जब इन कंट्रीज के दरमियान कुछ छोटा सा भी होता है तो काफी शोर मचता है, लेकिन इसके ऊपर मुझे उस तरह का शोर नहीं मचता हुआ नजर आया, इसलिए मैंने ये पूछा। खैर एनीवे, रुख साहब, थोड़ा सा ये मतलब नेवल बेसिस और ये सारी चीजें बन रही है, मिसाइल्स और ये, अभी राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर है ऑफ इंडिया, उन्होंने एक और नेवल बेस का इनॉग्रेट किया है। अब क्या कहेंगे कि इंडिया अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर रहा है कि हाँ, हमारे पास उस तरह की पावर होनी चाहिए जो यूएस के पास है, जो चीन के पास है, रशिया के पास है, सेम लाइक दैट इंडिया के पास होना चाहिए? हाँ, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज फकर भाई। मैं ये पूछ रहा हूं कि इंडिया, मतलब डिफेंस के हवाले से जो कुछ कर रहा है, मेन पर्पस उसका ये है कि भाई, चीन जिस तरीके से मौजूद है डिफेंस के हवाले से स्ट्रॉन्ग, अमेरिका है और रशिया है, सेम लाइक दैट इंडिया भी सोचता है या नहीं? वो कहते हैं नहीं, हमारा अपना एक सिस्टम है, हम उसके तहत चल रहे हैं, नेवल बेस हमें जितने चाहिए या बाकी चीजें जो डिफेंस से रिलेटेड हमें चाहिए, हम उसके लिए जा रहे हैं। मतलब इन चीजों को हम माइंड में नहीं रख रहे। देखिए, इंडिया एक्सेप्ट्स यूएन चार्टर फर्मली। जी, हम बार बार, इवन हम रशिया के साथ खड़े रहे, लेकिन हमने बार बार कहा कि रशिया ने इंटरनेशनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो वायलेट की है यूक्रेन के, हम उसका समर्थन नहीं करते। हमारी फोर्सेस एक्सपेडिशनरी है ही नहीं। हम कभी भी ये नहीं बिलीव, जैसे हम अफगानिस्तान के टेरिटरी को मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा ये कोई एम्बिशन नहीं है कि हम अफगानिस्तान को अपने अंदर मिला लें। हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम कहते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। एटलीस्ट अभी तक तो गवर्नमेंट जो है वो इसी पे बात, इसी इसी बात को लेके वो है, मतलब अपनी पॉलिसी बना रही है चाइना को लेकर के। जी, हम पाकिस्तान के साथ भी अपने बॉर्डर को कभी डिस्प्यूट में नहीं लाते, एक्सेप्ट कश्मीर वाला जो पार्ट है। बाकी जो जी, उनका जो सिंध का बॉर्डर है, वो पंजाब का बॉर्डर, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसकी वायलेशन नहीं की जानी चाहिए। जी, तो ये इसलिए हो रही है कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा, आपने देखा अभी क्या हुआ ये गल्फ ऑफ एडन में, या ये जो कौन ये थे, यमन के जो लड़ाके थे, इन्होंने कैसे जी, जी, इस को डिसरप्ट करने की कोशिश की। तो एक फोर्स तो चाहिए होगी ताकि ये ट्रेड रूट फ्री रहे। जिस बिल्कुल, तरीके से चाइना बिल्कुल, अपना रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कर रहा है, बेसिस बना रहा है साउथ चाइना सी में, मतलब जमीन, पूरा समुंदर खा करके जमीन बना दिया भैया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, लैंड टू द बिल्कुल। एक्सटेंट सोचा नहीं जा सकता। तो पॉइंट ये है कि आपको मसल तो दिखाना पड़ेगा, बट क्या ये मसल अटैकिंग है, ये ऑफेंसिव है? आंसर है जी, जी, नहीं। हम पाकिस्तान की बॉर्डर का सम्मान करते हैं, अफगानिस्तान की बॉर्डर का सम्मान करते हैं, हम चाइना की बॉर्डर का सम्मान करते हैं, हम दुनिया की बॉर्डर का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम अपने बॉर्डर का सम्मान करते हैं। हमको नहीं फैलना है। वी डू नॉट हैव एनी, जिसे कहते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, सिवाय पीओके का जो डिस्प्यूट है उसको छोड़ दे, और किसी लैंड डिस्प्यूट को जो एलएसी वाला है, और किसी के साथ हमारे लैंड डिस्प्यूट नहीं है। बल्कि हमने, अगर आप कोई
केस स्टडी कर ले, हमारा बांग्लादेश के साथ था वो लैंड डिस्प्यूट, वो हमने सेटल किया जिसमें हमने बांग्लादेश को ज्यादा लैंड दिया, बेरुबारी उसको, उस पूरे इनक्लेव को कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आया था इंडिया के। इंडिया ने ज्यादा लैंड दिया बांग्लादेश को, उसके बदले में उनसे कम लैंड लिया और हमने मामले को, इंटरनेशनल बॉर्डर को सेटल डाउन कर दिया कि चलिए अब वंस फॉर ऑल इसको खत्म कीजिए आप। तो ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी आया कि क्या किसी सॉवरेन कंट्री के पास ये पावर है कि वो अपनी टेरिटरी किसी और कंट्री को दे दे, बिकॉज इंडिया ने बांग्लादेश तो 1971 में आया, वो टेरिटरी तो उसके पहले तक तो इंडिया के पास थी, जो उन्होंने बाद में बांग्लादेश को दी। उन्होंने बॉर्डर सेटल करने के लिए बांग्लादेश को कहा ये आप ले लीजिए, कुछ एक एनक्लेव हमारे पास आया और हमने कहा ये आज से बॉर्डर हो गया। तो वी हैव डन दैट, वी हैव गिवन मोर लैंड, वी आर नॉट अ कंट्री विच इज रिविजनिस्ट। हम नहीं रिविजनिस्ट में, हम नहीं करें कि अब गांधार भी ले लेंगे, ये नहीं भाई, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सही, हमारा पूरा क्लियर है कि भाई ये बॉर्डर है, हम अपना बॉर्डर सेफ चाहते हैं और हम दुनिया का, हम पाकिस्तान का बॉर्डर भी इंटैक्ट चाहते हैं, हम चाइना का बॉर्डर भी इंटैक्ट चाहते हैं, हम फिलीपींस का भी चाहते हैं, श्रीलंका का भी चाहते हैं, सबका चाहते हैं। तो ये जो फोर्सेज हैं, दिस विल नॉट जस्ट इंश्योर इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, दिस विल इक्वली इंश्योर पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एवरीवन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। बहुत जरूरी है, बिल्कुल जबरदस्त है। और अगर ये चीजें हो जाती हैं जिस तरह डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि यार टाइज अच्छी होंगी या होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि वाकई में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ टाइज अच्छे होने चाहिए, ईरान के पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हो, इंडिया के चीन के साथ हो। और अगर आपस में वाकई में ये हो जाती है ये चीजें, तो उससे इस रीजन को, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पावर हाउस है, वर्ल्ड पावर हाउस, वो शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, तो वो फिर मैं कहता हूं कि ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन खैर एनीवे, ये चीजें आज हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे जिंदगियों में ये चीजें मुमकिन है और हमें नजर आएंगी, या इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।